बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन असद अली तूर के साथ आज आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। जजेस सीनियरिटी केसेस जो है और उसमें जो ट्रांसफ़र का मामला है उसके साथ साथ मखसूस नशिस्तों पर भी आज समाअत हुई। दोनों केसेस की तरफ आएंगे, आपसे कुछ तफसीलात इन केसेस के हवाले से शेयर करेंगे, असद तूर साहब से तज्जिया भी लेंगे। लेकिन उससे पहले दो बड़ी डेवलपमेंट्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हो रही हैं। एक तो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी वो ख़रीदना चाहती है अब PIA को। तो देखना ये है कि वज़ारत दिफा के अंडर एक इदारा, उस इदारे के अंदर एक फ़लाही इदारा फ़ौजी फाउंडेशन और उसके नीचे फिर एक फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी वो जहाज़ या पूरा PIA ख़रीद सकती है या नहीं। हालांकि हुकूमत के पास अपने तो पैसे है नहीं ताकि उसको चला सके। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। और दूसरा, असद कैसर साहब का तहरीक इंसाफ की तरफ से अब पीपल्स पार्टी के साथ बाकायदा तौर पर बजट के हवाले से राब्ता हुआ है और उस राब्ते में असद कैसर साहब की तरफ से ये कहा गया है परवेज़ अशरफ साहब से, राजा परवेज़ अशरफ साहब, कि जनाब अगर आप सीरियस हैं, आपके भी क्योंकि बजट के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और अगर आप सीरियस हैं तो आए मिलकर इस बजट के ख़िलाफ़ स्ट्रेटजी बनाते हैं और वोट नहीं देते बजट के हक़ में। तो ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है। पहला एक बड़ा राब्ता है बहुत अरसे के बाद पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान। तो असद अली तूर साहब, पहले तो ये ज़रा PIA वाला मुझे बता दीजिएगा, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि मामला बड़ा दिलचस्प है कि हुकूमत के पास तो PIA चलाने के लिए स्ट्रेटजी, पैसा कुछ नहीं है, लेकिन हुकूमत के नीचे चौथी या पाँचवीं जगह पर एक जाके इदारा बनता है। मतलब एक इदारा, उसका फिर इदारा, फिर अंदर इदारा, वो कहता है कि जी PIA हमें दे दें। और दिलचस्प नाजरीन बात यह है कि 13 तारीख को मीटिंग होती है, 14 को वो लेटर ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं वो जमा करवाया जाता है कि जी हम इंटरेस्टेड हैं, और फिर 15 रोज़ के लिए प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस उसमें तोसी कर दी जाती है अपने डॉक्यूमेंट्स या मज़ीद जो चीज़ें जमा करवाने के लिए जो भी इंटरेस्टेड हो। ये क्या स्टोरी चल रही है, क्या लगता है आपको? देखिए कमर मेकन साहब, जहाँ तक आपने कहा फौजी फर्टिलाइज़र की तरफ से PIA के ख़रीदने में दिलचस्पी का इजहार, आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जो ये फ़ौज के ये इदारे हैं, फ़ौज का एक पूरा कॉरपोरेट सेक्टर भी है और माजरत के साथ वो कॉरपोरेट सेक्टर हुकूमत के अंडर नहीं है, ना ही वो हुकूमत का हिस्सा है। और अब पाकिस्तान में वाहिद सेक्टर रह गया था जिसमें फ़ौज का कोई किरदार नहीं था, अभी तक शेर नहीं था, वो हवाबाजी था PIA। शाहीन एयरलाइन थी एक दौर में, लेकिन वो बंद हो गई थी, वो भी एयरफोर्स की थी। लेकिन अब देखिए, ज़राअत से लेके खाद बनाने से लेके सीमेंट से लेके कॉर्नफ्लेक्स से लेके दूध दही सब कुछ डेयरी सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सब कारोबारों में फ़ौज का लीड रोल है। यहाँ तक कि गोश्त एक्सपोर्ट करने में भी फ़ौज का बड़ा लीड रोल है। तो ये एक वाइड सेक्टर रह गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी आ रहे हैं ताकि उनका जो कॉरपोरेट वो एक पूरा ऑर्बिट है वो पूरा हो जाए। ठीक है। और ये जो फ़ौज के ये जो कारोबारी मामलात हैं, इनको आप हुकूमत से मत जोड़िए। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान के बजट में कंट्रीब्यूट नहीं करते। सो दे आर अबव द लॉ। हाँ, लाइक इनको टैक्स रिलैक्सेशंस मिलती हैं, इनको FW वगैरह को बगैर बिडिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। तो ये पाकिस्तान के सबसे लाडले बच्चे हैं जो कौमी ख़जाने में चंद पीनट्स टैक्स की सूरत में तो शायद कंट्रीब्यूट कर देते हों, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मैं और आप अपनी तनख्वाहों से करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो इसलिए वो अब आ रहे हैं, कौन उनको रोक सकता है? ये तो बड़ी बात है कि उन्होंने बिड किया। हालांकि बिड किए बगैर भी मांगते तो शहबाज शरीफ सब चाबियां लेके पहुंच जाते PIA की फौजी फर्टिलाइजर के दफ्तर में। और आपने तकलीफ क्योंकि मुझे बताया होता मैं खुद हाजिर हो जाता। और हो सकता है अभी भी परेशान बैठे हो कि उन्होंने बिड कर दिया, ये क्यों किया? उनको करना पड़ा क्या? मेरे से कोई गुस्ताखी हुई है कहीं पे कि उनको ज़रा बिड करना पड़ा है? ये तो फूल करना चाहिए था उनको। पहले हमने देखा है कि वो एक ब्लू वर्ल्ड सिटी की एक कंपनी थी, वो अकेली थी बिड करने में और बड़ी एक नॉर्मल सी अमाउंट उन्होंने लगाई थी। आपको क्या लगता है अब आएंगी कोई और कंपनीज भी देखेंगी, या क्या कंपटीशन या जो फेयर एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, हो पाएगा? यार अब फौजी फर्टिलाइज़र के बाद आपको लगता है कि ब्लू वर्ल्ड जैसी कंपनी बिड करेगी? ब्लू वर्ल्ड वालों की अपनी क्वेश्चनेबल हाउसिंग सोसाइटी है, उसकी बहुत सी मंजूरियाँ भी होनी हैं,
और प्रॉपर्टी में भी आपको पता है हमारे दिफाई इदारों का बड़ा किरदार है, वो मेन प्लेयर है, उनके बगैर कोई हाउसिंग सोसाइटी उस तरह सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ब्लू वर्ल्ड शेल्फ भूल जाइए, वो ठीक है, उन्होंने जो उस वक्त करना था कर लिया, उनकी जॉब पूरी होगी। अब असल बिडर आए हैं, ठीक है, वो कहते हैं ना अब वो सौदागर आए हैं, सौदागर आ गए, ठीक है। वो डायलॉग बड़ा मशहूर है, हाँ सौदागर आ गए, वो सौदागर आ गए, सौदागर आ गए, तो अब सौदागर आए हैं यार। उससे पहले तो मेरे जैसे टुच्चे थे लगे हुए, वो ये मेरे पास 500 रुपया आया, मैं 100 रुपया भी सेल शीट से मांग के आपको 600 भी करके दे सकता हूँ अगर आप सोचे मेरे बारे में। ठीक है, बहरहाल सौदागर अब आए हैं, बिल्कुल बड़ा दिलचस्प है। और फिर शायद PIA को और जो निजकारी का हमारा वजारत है उनको भी शायद पता था कि जी फौजी फर्टिलाइज़र आ रही है, तो इसलिए उन्होंने फिर 15 दिन का आगे एक्सटेंड भी कर दिया कि जी 15 दिन हम मज़ीद दे देते हैं, जो जो इसमें शामिल होना चाहता है उसमें शामिल हो जाए। बहरहाल देखते हैं, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और लेकिन उससे भी दिलचस्प सूरत हाल अब सियासी माज पर है। आपको पता है कि असद कैसर साहब ने तहरीक इंसाफ की तरफ से राजा परवेज़ अशरफ साहब से रब्ता किया और बताया कि जी हमने देखा है, सुना है कि आपको भी बजट के ऊपर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप नाराज़ हैं और आपसे मुशावरत नहीं की गई है। गो के नजम सेठी साहब के मुताबिक जब शहबाज शरीफ साहब से पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब ने रब्ता किया और कहा कि जी आपने बजट पे हमसे रब्ता नहीं किया, तो शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि जी मुझसे भी किसी ने रब्ता या मुशावरत नहीं की। तो ये, लेकिन पीपल्स पार्टी अब क्या तहरीक इंसाफ के साथ कोई आगे लाएअमल बनाएगी, या तहरीक इंसाफ की इस दावत को आप कैसे देखते हैं? राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा है कि जी मैं बिलावल तक आपका पैगाम पहुंचाऊंगा और उसके बाद फिर जो फर्दर मालूमात होंगी वो बताई जाएंगी। ये इस डेवलपमेंट के बारे में क्या ख्याल है? देखें, सियासी तौर पे ऑप्टिक्स के हद तक PTI ने एक स्मार्ट चाल चली है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को कहा अच्छा जी अगर आपके वाकई तहफ़्फ़ुज़ात हैं और संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात तो आ जाए, मिलकर मुखालफत में वोट कर देते हैं। एक नेचुरल सा लगा कि इस नुक्ते पर हम इकट्ठे हैं तो हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का बजट मनी बिल पास ना हो सके इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं बहुत ये प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ जाता है अगर मनी बिल को पास ना करवा सके गवर्नमेंट। तो जाहिर बात है जिन्होंने ये हुकूमत बनाई है, जिन्होंने स्मद बॉन्ड से पीपल्स पार्टी और नून लीग को जोड़ा है, उन्होंने तो निज़ाम नहीं गिराना, और अगर उन्होंने निज़ाम नहीं गिराना तो फिर वो कैसे पीपल्स पार्टी को टाइट पोजीशन में, तो फिर पीपल्स पार्टी है दोनों तरफ से। हाँ जाहिर बात है। तो और पीपल्स पार्टी को अभी उन्होंने वो पूरा दुनिया का दौरा करवाया है, अमेरिका से लेकर यूरोप तक सफारतकारी के लिए। पता है पार्लियामेंट के बाहर इतने बड़े बड़े जी पूरा अजीम माँ, अजीम बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी और बड़ा, तो सब कुछ चल रहा है। तो पीपल्स पार्टी के पास वो ऑप्शन नहीं है कि वो अलहदा हो सके। फिर उनके तहफ़्फ़ुज़ात किस काम के? वो मतलब पहले वाली सैलरी पे काम करते रहते हैं या कह रहे हैं हमारी भी तनख्वाह बढ़ाएं? नहीं, वो ये होता है कि आप फिर कल जब वोट मांगने जाते हैं तो लोगों के गिले शिकवे होते हैं, तो आप उधर कह रहे थे देखें मैंने तो बड़ी मुखालफत की थी लेकिन क्या करते, हम कोई लीडिंग पार्टी नहीं थी उस कोलिशन में, सही हमारी सुनी नहीं थी। हालांकि अगर सुलन नहीं सुनेगी तो आप उस गवर्नमेंट में क्यों? नहीं, बाकायदा हिस्सा है जी। हम कभी भी उनको हुकूमत में क्यों? इस वक्त जो मुल्क के अंदर तमाम तर मामलात हो रहे हैं ना, चाहे पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर अमेरिका तक, आपको पता है अमेरिका में भी कुछ एक्टिविटीज़ पिछले दिनों से हो रही हैं, इस पर भी एक सवाल आपसे ज़रूर करूँगा। लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पर बराबर की हिस्सेदार है। कोई ये कहे कि जी अकेला शहबाज शरीफ, तो ये गलत होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी, ये तमाम लोग इस मौजूदा रजीम के सबसे बड़े जो बेनिफिशरीज़ हैं और शामिल हैं इस सारे मामलात के अंदर। लेकिन मुझे एक और चीज़ बताएं, इस वक्त जो हालात बन चुके हैं अमेरिका के एहतजाज के बाद, पाकिस्तान में जो तमाम तर मामलात इस वक्त चल रहे हैं, इमरान खान के लिए कोई रिलीफ आप देख रहे हैं? इंशाल्लाह नहीं है यार। मैं इस बारे में आप मुझे देख लें, मैं डे 1 से कंसिस्टेंट हूँ। इमरान खान के लिए कोई रिलीफ नहीं है। अभी भी जो आर्मी चीफ अमेरिका में मौजूद हैं, आज डॉन की जो अनवर इकबाल साहब की स्टोरी है उसके मुताबिक वो 2 दिन से उनके ज़राए उनको बता रहे हैं ये कि वो फ्लोरिडा में टेम्पा में जो US सेंटकॉम का यानी कि जो अमेरिकी फ़ौज का जो हेडक्वार्टर है वो वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर मुलाकातें कर रहे थे। और देखिए वो US सेनेटर्स जो ट्रंप इंतज़ामिया के इब्तदाई दिनों में इमरान खान साहब के लिए ट्वीट्स करते रहे, खतूत लिखते रहे,
आपको वो लोग अभी मुतहरिक नज़र नहीं आ रहे। खामोश है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल खामोश है। इवन के वो उन हुकाम से भी मुलाकातें करते आपको नज़र नहीं आ रहे जिन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकातें करनी है। तो हो सकता है ना कि वो बैकग्राउंड पर मुलाकातें करके उन हुकाम को ब्रीफ कर रहे हो कि जब आपकी आर्मी चीफ से मुलाकात हो तो आपने इमरान खान का भी एजेंडा पर रखना है। तो ऐसा कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा। और जो इस वक्त हालात बन गए हैं, और आर्मी चीफ की सेंटकॉम के हेडक्वार्टर में अगर जैसा कि डॉन की रिपोर्ट है ये मुलाकातें हो रही हैं, तो वो मुलाकातें एक बिल्कुल डिफरेंट अब उस पर हो रही होंगी। क्या एजेंडा डिस्कस हो रहा होगा? 2-3 चीज़ें अगर बड़ी बड़ी देखें तो। देखें, ये जो एक ऐसे वक्त में दौरा है जब अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी इसराइल ईरान पर हमलावर है, और हम इस वक्त ईरान के सिफारती हद तक इत्तेहादी हैं। बातों की हद तक। हाँ, वही ना, अक़वाम मुत्तहिदा में भी हमने पोजीशन ली हुई है, यहाँ पर भी ली हुई है, और अभी हम ईरान का दौरा किया था, उससे ताल्लुकात रीसेट कर रहे हैं। तो इस पर यकीनन वहाँ पर गुफ्तगू हो रही होगी कि हम कहाँ पर खड़े हैं। फिर इस खत्ते में अमेरिका के एक और बड़े इत्तेहादी भारत के मुकाबले में हम चीन के इत्तेहादी बन चुके हैं। ये भी क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि अब हम चीन से 5th जनरेशन प्लेन्स लेने जा रहे हैं, दीगर चीज़ें लेने जा रहे हैं, तो वो यकीनन वहाँ पर कंसर्न होंगे कि क्या हम ताकत का तवाज़ुन तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं इस खत्ते में, और क्या हम ये ताकत का तवाज़ुन तब्दील करने की माशी कैपेसिटी रखते हैं और इसके नताइज से आगाह हैं। क्योंकि अमेरिका इन चीज़ों पर हमेशा कंसर्न होता है। अगर आपको याद हो कि तुर्की ने जब रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा, तो अमेरिका ने जो रूस को तुर्की को जो तैयारे फरोख्त करने थे वो रोक दिए थे, ऑर्डर कैंसिल कर दिया था, वो डील कैंसिल कर दी थी। तो ये चीज़ें होंगी। और फिर तीसरा जो मेरी नज़र में एक बहुत ही अहम है, जो हमारे यहाँ उस तरह से डिस्कस नहीं होता, वो है कि कुछ माह पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर सैंक्शंस लगाई थी, और उसमें जो अमेरिका ने सबसे सिग्निफिकेंट बात की थी वो ये थी कि पाकिस्तान अपने मिसाइल प्रोग्राम को ऐसी तरक्की देने की कोशिश कर रहा है जो अमेरिका तक पाकिस्तान को पहुंच सकते हैं। तो ये जो एक ऐसी कंसर्न है, यकीनन इन चीज़ों पर बात हो रही होगी, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के अज़ाइम पर बात हो रही होगी। और मेरे ख्याल में ये एक ऐसा मौका भी है जब अमेरिकी हुकाम को जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का डॉक्ट्राइन है वो समझने को भी मिल रहा होगा, और उसकी बुनियाद पर मुस्तकबिल में भी वो अपने वर्किंग रिलेशनशिप का कंफर्ट देखेंगे उसमें कैसा है। क्योंकि फिर जब ऐसा बहुत कंफर्ट कई दफ़ा डेवलप हो जाता है, तो फिर जो इदारे होते हैं वो मुल्क में, फिर अगर सियासी हुकूमत पॉपुलर ना हो तो फिर वो कई दफ़ा देखते हैं कि शायद तब्दीली की ज़रूरत है, कोलैप्स भी कर जाते हैं। हाँ, और वो फिर लेकिन उस कोलैप्स और तब्दीली में भी अगर कोई सोचेगा कि वो इमरान खान की वापसी है, तो वो नहीं है। वो आपको इस वक्त नज़र नहीं आ रही है? इस वक्त नहीं, वो जब तक इस निज़ाम के की लोग मौजूद हैं, ठीक है, वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि उन की लोगों की मौजूदगी इमरान खान की जेल की मौजूदगी में मुनस्सर है। ठीक है, ठीक तो है। जेल से बाहर इमरान खान आते हुए आपको कोई किसी किस्म, ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पे आ जाते हैं अपना, आप फिर वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आज जजेस ट्रांसफ़र केस भी हुआ, फिर मखसूस नशस्तों का केस भी हुआ। जजेस ट्रांसफ़र केस में जवाबुल जवाब, आपका तजर्बा काफ़ी माशाल्लाह, जवाबुल जवाब में कभी देखा है कोई मुतफरक दरख्वास्त है और जजेस टाइम दे देंगे, जी ठीक है आपको भी सुनेंगे, आप बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं। एक तो ये आज बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई है। और मखसूस नशस्तों में वकला से ज़्यादा दलाइल जो हैं, वकला तो खैर दे ही नहीं रहे, जजेस बैठ कर दे रहे हैं। जैसे मैंने 13 जनवरी को देखा था कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से काजी फ़ायज़ ईसा साहब इतने बेहतरीन दलाइल दे रहे थे जितने शायद जो इलेक्शन कमीशन है वो ख़ुद भी इतने अच्छे दलाइल नहीं दे पा रहा था। इन पर आप क्या कहेंगे? देखें, जो अमजद परवेज़ साहब जो आज उन्होंने दरख्वास्त दी है फरीक बनने की उस केस में पंजाब हुकूमत की तरफ से, अब बात यह है कि पहली बात है कि ये जजेस का मामला है। इवन के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हसन सुमरो साहब और जस्टिस आसिफ रेकी साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि वो इस पिटीशन में कोई जवाब जमा नहीं करवाएंगे, वो अपना मामला छोड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के अदालत पर। ठीक, तो पंजाब हुकूमत का क्या स्टेक है वो बन के आ गई। ठीक,
ये तो मामला रहना ही जजेस में चाहिए ना, इसमें केपी हुकूमत को फ्रीक बनना चाहिए ना इसमें बिल्कुल पंजाब हुकूमत को फ्रीक बनना चाहिए। तो एडवोकेट जनरल पंजाब का या तो फिर लगता है, क्योंकि सारी बात अब तो हुकूमतें भी किसी और की हैं, ये तो सारे फेसेस हैं सिर्फ, तो शायद किसी और को महसूस हुआ है कि उनको री इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है इस केस में। उनको लगा है कि कुछ बाकी रह गया है, बच गया है। रह नहीं गया, मेरे ख्याल में उनको केस हाथ से जाता हुआ नजर आया, अच्छा, तो वो फिर री इन्फोर्समेंट उन्होंने की है शायद, क्योंकि अटॉर्नी जनरल इस केस में आर्गू कर रहे हैं, उन्होंने सेंस भी ले ली होगी, तो जिन हलकों को वो सेंस चाहिए होगी उनको बता दिया हो गया होगा कि ये बेंच तो 2-3 नज़र आ रहा है, बिल्कुल, तो फिर वो री इन्फोर्समेंट हुई होगी। ठीक है। और मखसूस नशिस्तों में क्या देखते हैं आज की कार्रवाई जिस तरह से हुई है? देखिए, आपको ना एक चीज़ समझनी होगी, हमने जो इससे पहले देखा है, जब भी कोई नज़रसानी की दरख्वास्त होती है तो जजेस अपने फैसले का दिफा कर रहे होते हैं और वो जिस रिव्यू वाली पार्टी होती है उसको कंटेन कर रहे होते हैं कि आप सिर्फ हमें ये बताएं जजमेंट में एरर कहाँ पे है, गलती कहाँ पर है। ठीक है। यहाँ पर एक अनोखी समाज चल रही है, जो बेंच है वो अक्सरियती फैसले का दिफा करने को तैयार ही नहीं, वो उसमें कीड़े निकाल रहा है। जो पिटिशनर पार्टी है रिव्यू में, उसने फैसला पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, उन्होंने कहा कि जजेस को फैसला बताने की जरूरत ही नहीं है। जिन्होंने फैसला नहीं पढ़ा तो फिर उन्होंने एरर ऑफ जजमेंट पता नहीं कहाँ पर देखा होगा, ऐसे ही है। ठीक है। जो पार्टी फैसले को दिफा करने के लिए खड़ी हो गई है उसके आगे जजेस फ्रीक बन गए हैं और वो फैसले के अगेंस्ट आर्गू किए जा रहे हैं। अब मौजूद जस्टिस मोहम्मद अली मदर को अगर आप देखें तो अब जब उनकी पोजीशन देखता हूँ, उनके सवालात और उनके रिमार्क सुनता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके होते और जो 26वीं आईनी तरमीम फील्ड में मौजूद ना होती, कि जिसकी वजह से जस्टिस मोहम्मद अली मदर रेस में आ गए चीफ जस्टिस की, तो क्या उनके यही रिमार्क्स होते जो आज दे रहे हैं, क्या उनके यही सवाल आते थे जो आज वो कर रहे हैं? तो भाई इतनी सी कहानी है, बस ठीक है, खत्म हो मखसूस गया। नशिस्तों में उनका फैसला देख लें और अब उनके रिमार्क्स देख लें तो भी फर्क है। यही मैं कह रहा था, वो अच्छा दिफा करना है हुकूमत के किसी जो पटिशनर हैं नून लीग के, पीपल्स पार्टी के या इवन इलेक्शन कमीशन के, लेकिन यहाँ पर जजेस जो हैं वो कीड़े निकालते हुए नज़र आ रहे हैं और दिफा करते हुए नज़र आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के इंटरेस्ट का। दूसरी सियासी अच्छा सवाल किन से कर रहे हैं जिनके हक़ में फ़ैसला पहले हो चुका है। तो ये जनाब यहाँ की कहानी है। बहरहाल जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन साहब आज पहली दफ़ा अदालत में नज़र आए। होपफुली आपको भी लाइव मनाज़िर तमाम समात चल रही थी, आपको भी नज़र आए होंगे। जो भी कमेंट हो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। असदूर साहब का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।